रहते हैं दिल्ली में फिर से बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्थिति गंभीर है तो सरकार को 2 दिन के लिए दिल्ली बंद करने पर विचार करना होगा। इस पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे समीर दीक्षित, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में बहुत समय से हर साल ये दिक्कत आगे आती है और अगर आप अभी भी देखेंगे जो AQI है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। पराली, गाड़ियाँ और साथ में पटाखे, इन तीनों को लेकर ये बात कही जाती है कि इसके बाद जो पर्यावरण में है वो दिक्कत आने लग जाती है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर दीक्षित इस बात पर। समीर, सुप्रीम कोर्ट की फिर से टिप्पणी काफ़ी सख्त है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। पहले तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस बार क्या सरकार कुछ लागू करेगी? क्योंकि हर बार हम ये सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करी है, लेकिन जो सरकार का जो काम होता है वहाँ कहीं ना कहीं एक चूक हमेशा रह जाती है। बिल्कुल वाजिब बात आपकी, लेकिन आज की जो सुनवाई है वो कई मायनों में अहम थी। सबसे पहली बात आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को जताते हुए कहा कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं दिल्ली में कि मानो जैसे हम गैस चैंबर में रह रहे हों और इतनी बुरी स्थिति है कि घर के भीतर मास्क लगाने की नौबत आ रही है। यही वजह है कि सरकार ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि कड़े कदम उठाए जाने चाहिए तो दिल्ली में क्यों ना कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करी है, इशारा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 और अहम बातें कही अपनी सुनवाई के दौरान। एक बात यह कही कि हर बात के लिए पराली को और किसानों को जिम्मेदार ठहराना यह मानो कोई फैशन बन गया है, जबकि यह तार्किक रूप से सही नहीं है। पराली तमाम कारणों में से एक कारण हो सकता है, लेकिन पराली को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है और पराली के अलावा भी अन्य विकल्पों पर गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से गाड़ियों के चलते जो प्रदूषण हो रहा है उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र ने अब तक क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में अवगत कराए और किस तरीके से फौरी तौर पे जो कदम उठाए जाने चाहिए जिसके जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि इस वक्त 500 के आंकड़े को पार कर गया है उसमें कम से कम 200 पॉइंट की गिरावट आए, ऐसे कदम क्या उठाए जा सकते हैं उसको लेकर के भी केंद्र जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दे। अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को है, यानी कि 15 तारीख को है और 15 तारीख के बाद ये देखने में समझ में आएगा कि केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है जिसके चलते एयर पॉल्यूशन की जो बुरी स्थिति है उसमें क्या फौरी तौर पर राहत मिल सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे समय में जब दिल्ली की आबो हवा बहुत बुरी है, बच्चों के लिए स्कूल क्यों खोल दिया गया? तो बच्चों के लिए क्या स्कूल खोलना जरूरी है? और अगर ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी ज्यादा कीमती है तो क्या स्कूलों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है? तो ऐसी विशेष टिप्पणियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और तमाम राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि लंबे समय के सॉल्यूशन के बजाय जो फौरी तौर पे जो सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके बारे में केंद्र सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए और 15 तारीख को यानी कि अगले सोमवार को इसकी अगली सुनवाई होनी है। जी समीर, जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी अब एक इमरजेंसी मीटिंग ली है सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद। क्या निकल के आ सकता है? कौन कौन अटेंड करेंगे इस मीटिंग को? कुछ जानकारी है हमारे पास? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जिस तरीके से कड़े शब्दों में दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लिया है, उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी आपातकालीन बैठक बुलाई है एयर पॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें दिल्ली मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार 2 तरीके से काम करती है। एक तो वो लगातार मीडिया में या अलग अलग बयानबाजी के जरिए ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए हमसे जितना उपाय हमने कर दिया, अब बाकी जो है वो पड़ोसी राज्यों का मामला है। वो आप देखें तो लगातार वो इस बात को कहती है कि जी हरियाणा में पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है। इन्हीं टिप्पणियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठ करके कदम उठाए जाने चाहिए और उसमें केंद्र को भी कहा है कि राजनीति जो है वो आप उसको पीछे रखिए और मामला आप लोगों की जान की सलामती का है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई के बाद में अब दिल्ली सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि जो कड़े कदम हो सकते हैं उस दिशा में, जैसे लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग होगी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग होगी, वहां पे दंडात्मक
कार्रवाई हम देख सकते हैं। जो ऑड इवन फॉर्मूला था दिल्ली सरकार ने जो लागू किया था उस पर भी विचार किया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि क्या ऑड इवन फॉर्मूला जो गाड़ियों को लेकर के है वो लागू किया जा सकता है। और एक और अहम विषय ये कि जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, उस पर भी आंशिक रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसे कड़े कदमों पर विचार किया जा सकता है। उसको लेकर के जो फैसले होंगे वो देर शाम तक हम सामने आते हुए देख सकते हैं। जी शुक्रिया समीर हमारे साथ बात करने के लिए। अब सुन लेते हैं कि जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं गोपाल राय, उनका प्रदूषण घटाने को लेकर क्या दावे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको लेकर के हमने पूरे अक्टूबर के महीने में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया। लगभग 2,500 साइटों का इंस्पेक्शन किया गया, जिनमें करीब 2,000 जगहों पर मानकों को लोगों ने पालन किया, लेकिन 450 साइटों पर एक्शन भी हमने लिया। करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया हमने। अभी हमने कल से फिर दोबारा एंटी डस्ट कैंपेन को दिल्ली के अंदर शुरू किया है। दूसरा जो पोल्यूशन का सोर्स है वो है व्हीकल पोल्यूशन। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम कर रहे हैं। पर्पज क्या है? पर डे हर व्यक्ति लगभग 10 से 12 जो है वो रेड लाइट से गुजरता है एवरेज, जिसमें अगर आप 2 मिनट का भी हिसाब लगाओ तो आधे घंटे बेवजह की हम फ्यूल बर्निंग करते हैं। उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो है वो दिल्ली के अंदर चल रहा है। तीसरा जो सोर्स है वो है कूड़े जलने का, बायोमास बर्निंग का। इसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर हमने करीब 550 लोगों की टीम बनाई है और मैं खुद विजिट कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो जगह जगह कूड़े जलते हैं, जगह जगह आग लगती है, उसको रोका जा सके। और चौथा है पराली। दिल्ली के अंदर जो पराली पैदा होती है धान के पैदावार से, उसको गलाने के लिए बायोडीकम्पोजर का पिछले साल की तरह ही खेतों में जो है निःशुल्क सरकार की तरफ से छिड़काव किया जा रहा है। हम आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरीके के AQI लेवल्स इस समय दिल्ली में हैं। 10 दिन की बात करते हैं, दिवाली से पहले और उसके बाद की। 4 नवंबर की आप बात करें 399, 5 नवंबर की बात करें दिवाली के बाद का दिन 930, 6 नवंबर 442, और अगर हम 12 नवंबर की बात करते हैं जो अभी हाल ही की, तो 671 तक ये पहुंच चुका है। आपको केवल ये समझाने के लिए कि ये आंकड़े क्या महत्व रखते हैं, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो बाकी शहर हैं उनमें इस समय क्या हालात हैं, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से रहेगा। अगर आप इस समय बेंगलोर की बात कर रहे होंगे ना तो करीब 57 है AQI, तो आप खुद सोच सकते हैं 57 से 600 या 900। मुंबई तक इस समय 188 यानी कि 188 है। लखनऊ जैसा शहर 279 है। नोएडा में ये नंबर बढ़ के फिर से 484 हो जाता है। चलिए इस बारे में और बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या यहाँ पे आम आदमी भी कर सकता है और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है पर्यावरणविद मतलब कि एनवायरमेंटलिस्ट पंकज कपूर। पंकज सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये अब एक ईयरली रूटीन सा बन गया है, हर साल हम दिवाली के आसपास ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन पहले से कभी कोई तैयारी नहीं होती और जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं मजबूर है इन कुछ दिनों को इस तरीके से काटने के लिए। में आपने जितनी भी चर्चा की है उसको देखकर लगता है कि सरकारें चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, अदालतों के प्रति तो संवेदनशील दिखती हैं, मगर अपनी ही जनता के प्रति बहुत ही उदासीन नजर आती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने गोपाल राय जी की बाइट्स के बारे में सुना रहे थे। वो जिस तरह के उपायों की बात कर रहे थे, चाहे वो किसान की हो या रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद करने की बात हो, यानी कि वो एक सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे थे। निश्चितन पर्यावरण जैसे मामले में सरकार और समाज दोनों की भागीदारी बनती है, मगर जिस सामाजिक साझेदारी की बात कर रहे हैं वो समाज आपको इसलिए ज्यादा उदासीन या कारगर नहीं साबित होता हुआ दिखता है क्योंकि सरकारों को जो करना है, जो वादे किए जाते हैं उस पर जो उनको अमल करना चाहिए वो इस पर जब वो पूरा नहीं उतरते हैं तो वही समाज सरकारों के रवैयों को देखते हुए उसका जो रवैया है वो उदासीन हो जाता है। इसलिए पिछले कई एक वर्षों से मीडिया के द्वारा इतना कुछ कहे जाने के बावजूद भी आज सभी सरकारें
मीडिया से भी बेखौफ हो गई हैं, जो कि पहले कोई थोड़ी सी भी चर्चा हो जाती थी तो सरकार एक्शन में आती थी, या तो मीडिया की वजह से या अदालत की वजह से। तो आप देखिए कि अदालतों पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड अगर निकाले या 5 वर्षों का ना, तो अदालतों ने क्या-क्या निर्णय लिए हैं, सरकार ने क्या-क्या वादे किए हैं और मीडिया ने क्या-क्या दिखाया है ना। तो आप देखिए कि न सरकार न मीडिया से कोई खौफ खा रही है, न अदालतों से उसकी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रही है। तो आप यूं समझिए कि आज उस प्रदेश की जनता या प्रजा ना, वो या तो भगवान के भरोसे है या अदालतों के भरोसे है। अब बात ये आती है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो पर्याप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस पलाली की हम बात कर रहे हैं, देखिए पर्यावरण में जो भी नुकसान हो रहा है, स्पेशली एयर इंडेक्स को लेकर के ना, इसमें जितने भी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो पलाली हो, पटाखा हो, व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रियल हो, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से हमेशा पलाली और पटाखों और व्हीकल की बात हो रही है, मगर इंडस्ट्रियल इसकी बात नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स निकलकर हवा में आते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ धूलकण आता है, जबकि इस तरह के इंडस्ट्रियल से आपको या नदियों में जो जो चीजें छोड़ी जा रही हैं, जो कि वाष्प बन करके पानी बन करके जब नीचे आता है तो उसमें बहुत सारे, एक गांव की कहावत है कि एसिड की वर्षा होना, अम्लीय बारिश जिसको कहते हैं, वही केमिकल्स जो हैं वो पानी की बूंदों के साथ नीचे आते हैं और वो खेतों में जाते हैं, जिससे कि आपका जो पानी का जो अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये जो ऐसा एक चक्र है जिसमें कि सभी सरकारें बैठकर सामाजिक भागीदारी को निभाते हुए या उसकी सहयोगी भूमिका को लेते हुए कोई अगर ठोस कारगर नहीं कदम नहीं उठाएगी, तो आप यूं समझ लीजिए कि अदालतों ने जो भी निर्णय दिया है कि 2 दिन बंद करने के लिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 दिन के बजाय, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना जब आता है और फरवरी के मिड फरवरी तक ऐसी स्थिति करीब करीब बनी रहती है, इसको 2 दिन के बंद या ऑड इवन के व्हीकल से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, मगर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये जानना चाहते थे कि आपके हिसाब से, आपका कहना है कि ये जो अभी जो निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो 2 दिन बंद करने की बात हो, ऑड इवन की बात हो, या जिस तरीके की बातें गोपाल राय ने करी, क्या ठोस कदम हैं आपके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को उठाने चाहिए कि ये जो दिक्कत है जो साल दर साल जो हम झेलते हैं वो कम हो सके? मुझे सरकार से सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं, चाहे वो इसका जवाब केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। पलाली को लेकर इतनी बात हुई सभी सरकारों के तरफ से, सभी राज्यों, संबंधित राज्यों के सरकारों की तरफ से भी ये बात आई, जबकि किसानों ने खुलकर कहा कि उनके पास में वो आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो उन पलालियों को इकट्ठा करें या उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जाएं या उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो सरकारों ने कहा था कि वो उसमें मदद करेगी, उसमें कुछ मशीनें लाई जाएंगी, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो सरकार ने इस संबंध में क्या किया है और जो किया है क्या वो पर्याप्त है, या वो अभी ऐसे ही इस पर बातचीत होती रहेगी और फिर किसी अदालती निर्णय का इंतजार कर रही है? सवाल नंबर 1। और दूसरा कि सरकार ने, केंद्र सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने आपस में मिल बैठकर इसके संबंध में कौन से ऐसे नियम या कानून बनाने की कोशिश की, क्योंकि जिन राज्यों की हम बात, आसपास के पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हैं, वो सभी पड़ोसी राज्यों में इंडस्ट्रियल बेल्ट आते हैं। तो उस इंडस्ट्रियल बेल्ट पे क्या कौन सी चेकिंग की गई कि अभी तो गोपाल राय ने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उनको फाइन की गई है, मगर क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में सेक्शन 4 के तहत जो इतनी बड़ी ताकत उसको दी गई है कि किसी भी इंडस्ट्री को वो 24 घंटे के नोटिस पर उसको बंद कर सकती है अगर वो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा हो? तो क्या सरकारों ने अपने उस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक्शन में लिया, उनके द्वारा उन साइटों की विजिट की जहां से कि वैसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण जिसमें कि केमिकल्स भी होते हैं, उसको मानक स्तर पर रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, या उनके द्वारा किए गए उपाय वो पर्याप्त है या नहीं है? अगर ये 2 सवालों को सबसे पहले सरकार, क्योंकि व्हीकल्स को बंद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो समाज को अपनी, हर सरकार समाज को अपनी मुट्ठी में रख सकती है,
वो हमें कह सकती है कि आप अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकालेंगे, मुझे उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस सामूहिक जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे इंडस्ट्री हो या वो बेचारे किसानों की उस व्यवस्था को जिसको उन्होंने खुलकर कहा था कि मेरे पास में वो आर्थिक क्षमता नहीं है या सुविधा नहीं है। इन दो बातों पर सरकार ने कौन सी कदम उठाई है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये बनता है। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये था कि हम आंकड़ों में तो देखते हैं कि 100 का आंकड़ा है, 600 का आंकड़ा है, पर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जो अभी जो दिल्ली में रह रहे हैं वो तो इसका असर अभी देख ही रहे हैं, चाहे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पर इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो बच्चों पे इम्पैक्ट है, वो जरा आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखना हो तो सरकार के पास रिपोर्टें पड़ी हैं। हम लोगों ने भी अपने स्तर पर बहुत कुछ उनको भेजने की कोशिश की है और सरकार के अपने सर्वे रिपोर्ट में भी है कि हिंदुस्तान के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें खर्च होता है। सरकारी या गैर सरकारी तमाम अस्पतालों में आप जाके देख लीजिए। और सरकारों ने भी ऐसी रिपोर्ट जारी किए हैं जिसमें कि कैंसर से लेकर के और फेफड़े की बीमारी या श्वास की बीमारी जो है आप इसका नंबर देखेंगे तो बाकी सारी चीजों से ये आपको ज्यादा दिखाई देगा। और सरकार ने भी माना है कि इस संबंध में स्वास्थ्य पर सबसे विशेष खर्च करने की जरूरत पड़ती है, एक इंडिविजुअल को भी, एक गरीब से गरीब आदमी को भी और एक अमीर से अमीर आदमी को भी जो इसी वातावरण में रह रहा होता है। रही बात कि स्कूल की, तो सबसे पहले तो जो गर्मियों की छुट्टी होती थी, अब मुझे लगता है कि इस पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि स्कूलों को अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे जो इस सुबह के समय में जो सबसे ज्यादा मॉइस्चर क्लाइमेट में होता है, सुबह के 6 बजे से लेकर के 7 बजे 7:30 बजे तक ये बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर और इवनिंग आवर जो मॉइस्चर क्रिएट करता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए तो है ही, मगर बच्चों और बूढ़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो एटलीस्ट कम से कम स्कूलों को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। मुझे ये बात मेरे समझ से बाहर है कि कॉलेजेस अभी तक नहीं खुले हैं मगर स्कूल खोल दिए गए हैं। वो किन वजहों से खोल दिए गए हैं ये तो मुझे तो इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। तो स्कूलों को तो तुरंत बंद करना ही चाहिए। एक तो कारण ये, एक तो उपाय मुझे ये दिखता है। दूसरी बात है कि जी बताइए, जी बोले। जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये था कि सरकार अपना काम कर रही है, हमें देखना होगा किस तरीके से करती है, लेकिन जो आम आदमी इस समय दिल्ली में है उसको क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक्शन में आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, उससे पहले जो एक आम आदमी इस समय दिल्ली में रह रहा है उसको क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए कि वो इस हवा में एक बेहतर सांस ले सके? एक आम आदमी सिर्फ एक ही काम वो अपने स्तर पर कर सकता है, या यूं कह लीजिए कि दो चीज कर सकता है जो हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी कर सकता है, कि वो जब भी बाहर निकले, जैसा कि डॉक्टरों ने भी सुझाया है कि वो एक N95 कम से कम या कोई भी मास्क लगा करके ही बाहर निकले, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो, मैं तो अब देख रहा हूं कि घर घर में अब एयर प्यूरिफायर नजर आ रहा है। और मैं एक हफ्ता पहले ही एयर प्यूरिफायर्स की पूरे देश से कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा था, तो वो लोग अपने बिजनेस को 2030 तक जो है सो चौगुना होता हुआ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम आने वाले वक्त में भी हम कैसे हालात से गुजरने वाले हैं। तो मास्क जो है, इसके अलावा मुझे और कुछ सहारा नहीं दिखता है। सरकार जब तक करेगी, लेकिन मास्क ही एक, मुझे लगता है कि एक उपाय है, जहां डॉक्टर ने भी यही बात सुझाई है। शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए और हमें ये सुझाव देने के लिए। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि आप मास्क वैसे ही कोरोना के चक्कर में लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी मास्क लगा के रहिए, क्योंकि हवा में जो क्वालिटी है वो इतनी ख़राब है कि वो मास्क शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। अब जो दिल्ली में हैं वो जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो महसूस करते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों से नहीं हैं तो हम आपकी बातचीत कराते हैं हमारे संवाददाता हर्षा से, जिन्होंने दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सुबह लोगों से बातचीत करी है। उनको कैसा महसूस हो रहा है इस हवा में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली
एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके हैं जहां पे AQI लेवल 500 पार और 600 पार पहुंच चुका है। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में 533 AQI लेवल है, तो वहीं दिल्ली के तमाम इलाके जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, मयूर विहार, यहाँ के AQI लेवल 335 के अराउंड है। दिल्ली के वो इलाके जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषण है उन इलाकों में रोहिणी, पटपरगंज, प्रीतम विहार, सेंट्रल दिल्ली का इंडिया गेट इलाका, पंजारा रोड इलाका, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, आजादपुर, वजीराबाद, ये तमाम जगह हैं जहां पे जो AQI लेवल है 500 पार है। इस वक्त मयूर विहार फ्लाईओवर के ऊपर हूँ, लेकिन जो धुंध और धुएं की छटा है जिसको अधिकांश लोग कोहरे से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है। ये वो प्रदूषण है जिसकी छटा पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त छाई हुई है। विजिबिलिटी सुबह के समय ही बेहद लो है और लो विजिबिलिटी की वजह से ही सुबह के समय ही लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ी की फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं आवाजाही के लिए। विजिबिलिटी बेहद लो होने की वजह से अगर आप मेरे राइट हैंड साइड देखेंगे तो कई बिल्डिंग्स है जो धुएं और धुंध की वजह से नजर भी नहीं आ रही है, उनकी छटा साफ तौर से देखी जा सकती है। इस खबर को लेकर जितनी भी जानकारी हमारे पास आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। थोड़ा सा